हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। अगेन 12th क्लास नए लेक्चर के साथ। अब से पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं टेंशियल को, बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कंफ्यूजन है ना, क्योंकि अब तक तुमने पढ़ा है एरिया एज ए स्केलर क्वांटिटी। कब होता था एरिया स्केलर क्वांटिटी? 10th क्लास के किसी बच्चे से पूछोगे एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, 11th क्लास का कोई बच्चा बताएगा वो भी एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। बट आज हम प्रूव कर देंगे एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एरिया वेक्टर कब होता है? फॉर एग्जांपल, एरिया आपने निकाला है एटलीस्ट 2 डायमेंशन सरफेसेस का, मींस ओपन सरफेसेस का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का निकाला है, एंड 3 डायमेंशन सरफेसेस का लाइक स्फीयर है, सिलेंडर है, उनका एरिया आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल छोटा सा चलते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकाल के देखते हैं स्केलर आता है या वेक्टर आता है। ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर मींस रिलेटेड टू डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों होते हैं, बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो अगर हमें वेक्टर प्रूफ करना है तो हमें ये पता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी ही लेनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं ओपन सरफेसेस का। किसका निकालते हैं? ओपन सरफेसेस का, मींस 2 डायमेंशनल जो शेप्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। किसका एरिया निकालते हैं? स्क्वायर का। कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एटलीस्ट आपको क्या चाहिए? प्लेन चाहिए बस। ठीक है, प्लेन मींस 2 डायमेंशंस आपको चाहिए, फर्स्ट एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटीज आप मेजर करते हो डायरेक्शंस दिखाने के लिए किसकी हेल्प लेते हो? आई कैप की। वाई एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हो डायरेक्शंस दिखाने के लिए किसकी हेल्प लेते हो? जे कैप की। मींस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। राइट, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कोई बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है प्लेन में। ठीक है, प्लेन में ट्रेवल कर रही है एंड आफ्टर सम टाइम आपने कुछ ऐसा पाया कि उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, मींस वो यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं है, आपने उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट जब किए तो कुछ आपको इस तरह से वो मिली। राइट, ये डिस्टेंस था, ये था उसका a, एंड ये वाला डिस्टेंस था, ये भी उसका कितना था? a, मींस इस पॉइंट पे उसके जो कोऑर्डिनेट थे दैट इज a I कैप एंड a j कैप। ठीक है, इतना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं, उसने जो कवर किया, जो एरिया, जो शेप कवर की दैट इज स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है? अलोंग एक्स एक्सिस जो a कवर किया दैट इज a I कैप, अलोंग y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट कवर किया दैट इज a j कैप। ठीक है, आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर? इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये वही स्क्वायर है जो आपने अब तक विदाउट कोऑर्डिनेट सिंपली ऐसे पढ़ा है। ठीक है, जिसका एरिया आप निकालते थे a इंटू ए स्क्वायर या साइड्स का स्क्वायर, इस तरह से फाइंड आउट कर लेते थे ए स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट ए स्क्वायर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा था। अब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एडवांस हम ले आए, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं तो कोशिश करेंगे जो क्वांटिटीज हम वेक्टर फॉर्म में ले आए उनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। तो यहाँ देखो, अगर आपसे इस स्क्वायर का एरिया पूछे तो क्या होगा? इसका एरिया होगा a I कैप क्रॉस a j कैप। यही होगा, वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ, साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर यही लेते हो। दैट इज द मैग्नीट्यूड।
क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप लेते हो तो ऐसे लेते हो, ये तो मैग्नीट्यूड है, हो गया, a इंटू में a सीधा लिख दो a स्क्वायर, क्लियर है। i क्रॉस j, ये आपको एक नया वेक्टर देगा दैट इज k कैप। तो आपके पास एरिया आ जाएगा a स्क्वायर k कैप, ठीक है। अब यहां से ये a स्क्वायर k कैप है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। k कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया आपने फाइंड आउट किया था उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग k कैप, ठीक है। k कैप मींस आपका z एक्सिस मींस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ x एंड y, समथिंग लाइक दैट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार बच्चे ये कह देते हैं कि k कैप ही क्यों मैम, माइनस k कैप भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है माइनस k कैप। यहाँ पे आपको k और माइनस k का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली रिवॉल्व करता है और अबाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे हम जो डायरेक्शंस निकालते हैं वो डायरेक्शंस प्लेन में कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने k कैप निकाला है, ठीक है। एज सच यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, इसको हमने k कैप मान लिया है, ठीक है। अब ये k कैप है या माइनस k कैप है वो डिपेंड करेगा, सपोज करो दैट इज ओरिजिन a b एंड c, ठीक है। अब यहां से आप वेक्टर्स को रोटेट कैसे कराते हो, अगर आप OA क्रॉस AB लेते हो मींस आप रोटेट करके गए हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वेक्टर कहां होगा आपका, रिजल्टेंट थंब परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा मींस प्लस k कैप होगा, ठीक है। आप कहां गए हो, I to J गए हो। अगर आपने उल्टा किया होता, अगर आपने यही प्रोडक्ट इस तरह से लिया होता AJ AI, तो आप मूव करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से, तो आपका थंब कहां होता, परपेंडिकुलर इनवर्ड होता। उस टाइम पे जो आपका k है वो प्लस के बजाय माइनस k कैप होता, ठीक है। तो डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर ही, हो सकता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो प्लेन के, हो सकता है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो। आउटवर्ड या इनवर्ड दोनों ही हो सकती हैं, दोनों ही 100% राइट होंगी इन ओपन सरफेसेस, इन 2D सरफेसेस, ठीक है। पता चल गया आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। प्लेन की परपेंडिकुलर में बी आउटवर्ड और में बी इनवर्ड, राइट। अब ये तो हो गया हमारे पास 2D सरफेसेस का। स्क्वायर का आपने निकाल दिया, सेम एज इट इज आप किसका निकाल सकते हो, रेक्टेंगल का निकाल सकते हो, सेम एज इट इज आप सर्कल का निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपके पास सरफेसेस 2D की बजाय कौन से होते, 3D सरफेसेस होते, फिर आप कैसे निकालते हैं 3D surfaces means closed surface। 3D का मीनिंग होता है closed surfaces, 3D, ठीक है। closed surfaces में आपके पास आप क्या लेते हो, मान लो आपने सिलेंडर लिया, ये है राइट, आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लो फर्स्ट एरिया ये है, सेकंड सरफेस ये है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे आउटवर्ड, दैट एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फर्स्ट सरफेस एरिया वेक्टर, इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे आउटवर्ड, दैट एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास स्फीयर होता, मान लो आपने स्फीयर कंसीडर कर रखा है इस तरह से, तो आप उस स्फीयर का एरिया वेक्टर कंसीडर करना है आपको और उसकी डायरेक्शन बतानी है क्या होगी, तो उसका कोई भी स्मॉल एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करके उसका नॉर्मल ड्रॉ करो आउटवर्ड, एन कैप दैट इज द डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे लोगे
एन कैप दैट इज द डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे निकालोगे एन कैप, ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। ठीक है, 2D से 3D में जब हम आ रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 3D में डायरेक्शंस हैं वो सारे की सारी नॉर्मली आउटवर्ड हैं, और 2D में जो डायरेक्शंस थी वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ हो सकती हैं। दोनों हम ले सकते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इनवर्ड भी और परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी। 3D हम मोस्ट ऑफ केसेस में 3D ही पढ़ेंगे, तो डायरेक्शंस आपको कंसीडर करनी है, लेनी है सरफेस के आउटवर्ड। क्लियर है, आगे समझ। इसके बाद हम करते हैं, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई, एरिया है वो है तो वेक्टर क्वांटिटी। 2D सरफेसेस डायरेक्शंस परपेंडिकुलर सरफेस के आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड। 3D surfaces directions perpendicular to surface normally outward या perpendicular outward। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, फ्लक्स होता है, हमने पढ़े हैं फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़े हैं। ठीक है, यहां पे जो ये व्हाइट बोर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है, 2D है, प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन पास हो जाएंगी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस प्लेन से कितनी पास होंगी, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू surface, number of field line passing through surface perpendicularly या सिंपली आप कह सकते हो नॉर्मल। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इस सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली कितनी फील्ड लाइन पास होंगी वो नंबर आपको देगा फ्लक्स। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है, प्लेन है, इससे आपको फील्ड लाइंस पास करानी है। इस प्लेन से आपकी कितनी फील्ड लाइन पास होंगी, कितनी फील्ड लाइन, नंबर आपको देखना है सिंपली। जितनी फील्ड लाइंस आपकी पास हो जाएंगी वही फील्ड लाइंस आपको क्या देंगी। मान लो ये फील्ड लाइंस आपकी प्लेन से पास हो रही हैं, इस तरह से ये फील्ड लाइन है, प्लेन से पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट करोगे फील्ड लाइंस को, जितनी नंबरिंग आपकी आती है दैट रिप्रेजेंट द फ्लक्स। आपके पास 3 है तो फ्लक्स होगा 3, 5 है 5, 10 है 10। मींस n अगर फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होती हैं, और बहुत अच्छे एग्जांपल तुम्हारे सामने है व्हाइट बोर्ड का, कितनी फील्ड लाइंस आप परपेंडिकुलरली व्हाइट बोर्ड से पास करा सकते हो, उतनी फील्ड लाइंस ही आपको क्या करेंगे, देंगे किसकी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू। राइट, तो फ्लक्स आपको पता चलेगी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया या पर प्लेन सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि फील्ड लाइंस कहीं कम और कहीं ज्यादा, ये वेरिएशन आपको कोई नया कंसेप्ट देगा या वही रहेगा। जितनी डेंसिटी फील्ड लाइंस की बढ़ेगी, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब उतना फील्ड ज्यादा है उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाना। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डेंसिटी है फील्ड लाइन की हमें वो क्या देती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देती है। कितना स्ट्रॉन्ग है कितना कम है वो हम फील्ड लाइन की डेंसिटी से बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ी उतना फील्ड बढ़ गया। इसका मतलब
जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करते हैं हम इसको फाई ई से। ये जो फाई ई है ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ाने का मतलब फील्ड लाइन बढ़ाई, और फील्ड लाइन बढ़ाने का मतलब फील्ड बढ़ा, और फ्लक्स भी क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा भी किसी कंसेप्ट पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है। हमने ये पढ़ा, मान लो आपने ये प्लेन लिया है, यहाँ पे ये प्लेन है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसमें आप फील्ड लाइंस दिखा रहे हो। यहां से आपने दिखाया फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस है जो डेंसिटी शो कर रही है आपके पास। क्लियर है? आपके पास फील्ड लाइंस तो बहुत हैं जो यहां से पास हो रही है डायरेक्ट, लेकिन ये हमारे फ्लक्स में कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। रीजन, क्योंकि ये इस एरिया से पास नहीं हो रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस एरिया से जो फील्ड लाइन पास हो रही है वही हमें क्या दे रही है? फ्लक्स दे रही है। तो ये फील्ड लाइन है, ये तो वेस्टेज है, हमारे लिए फ्लक्स में कोई रोल प्ले नहीं करेंगी। तो अगर इनको फ्लक्स में इंक्लूड करना है तो इस एरिया से पास कराना होगा। तो इस एरिया से पास कराने के लिए हमें क्या करना है? हमने इस एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है, इस एरिया को क्या किया? बढ़ा दिया। हमने इस एरिया को समथिंग लाइक दैट ऐसे बना दिया। मींस सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसको बढ़ा दिया। उसको बढ़ा दिया तो ये जितनी फील्ड लाइन थी ये सारी की सारी इस सरफेस से पास होगी। इसका मतलब इस सरफेस से फील्ड लाइन बढ़ गई तो फील्ड बढ़ गया, फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स क्या होगी? बढ़ गई। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो किस पे भी डिपेंड करती है? एरिया पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? ध्यान से दोबारा देख लो। अगर आपको फ्लक्स बढ़ाना है तो फील्ड लाइन बढ़ानी है, ठीक है, और कहां बढ़ानी है? एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें से पास कराना है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। तो जितनी फील्ड लाइन वहां से पास होंगी मैक्सिमम उतना फील्ड बढ़ेगा, उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट हमने केस लिया, वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़े तो फ्लक्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इसका मतलब फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फील्ड पे। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, डेंसिटी को उस पर्टिकुलर एरिया में हम नहीं पास करा सकते, हमने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाया तो उस एरिया से फील्ड लाइन बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ने का मतलब फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लेते हैं, बहुत बार निकाला है हमने दोनों को मिला के, वो लेते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये ई और ए तो हमारे यूज टू हो चुके हैं। ये कॉस थीटा ये नया कहां से आ गया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो आपका प्लेन के पैरेलल है, वो क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं कैसे। ई का कॉस थीटा ही आता है या साइन थीटा क्यों नहीं आता? ये प्लेन है हमारे पास, ध्यान से समझना है इसको। क्लियर है? दैट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। डायरेक्शन दे रहा है आपको एरिया वेक्टर की। ये फील्ड लाइन आपके पास हो रही है, ये फील्ड लाइन आपके पास हो रही है इस तरह से। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के नॉर्मल के बीच में एंगल है थीटा। क्लियर है? ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्वेश्चन वही आ गया, क्या किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंक्लाइनली आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ ई ए? ई है वो वेक्टर है और वेक्टर होते हुए इंक्लाइन है बाय एन एंगल थीटा, तो ई को डेफिनेटली क्या करोगे? रिजॉल्व करोगे, क्योंकि विदाउट रिजोल्यूशन ई को आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इंक्लाइन है। पैरेलल होता, परपेंडिकुलर होता तो हम सोचते, अब क्या है? इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो ई को रिजॉल्व करो, ई को रिजॉल्व करना है।
ई को रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट ये आ गया ई कॉस ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट आ गया डाउनवर्ड है ई साइन ऑफ थीटा, राइट। अब बड़े ध्यान से सोचो, ये वाला कंपोनेंट है जो डाउनवर्ड, ये कौन सा है, और ये कंपोनेंट है ये कौन सा है। एक कंपोनेंट है आपका एरिया वेक्टर के अलोंग, ठीक है। अब उसको बड़े ध्यान से देखना, ये सरफेस है, ठीक है, इसका नॉर्मल कहाँ था, यहां था, आउटवर्ड था। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल आपके पास कहाँ था, ये था। जो एन हमने यहां दिखाया है वो कहाँ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। कुछ फील्ड लाइन है जो ई साइन थीटा के अलोंग सरफेस के पैरेलल जा रही है, लाइक दिस, और कुछ फील्ड लाइन है जो ऐसे पास हो रही हैं, इस तरह से पास हो रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल समझने का कंसेप्ट है। ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें से फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी तो ज्यादा पास होंगी, या इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से जाएंगी तो ज्यादा पास होंगी। सोचने की बात है, बस समझना है। हमारे पास ये सरफेस है, बिल्कुल इसमें फील्ड लाइन इस तरह से ज्यादा पास होंगी, ये तो अलोंग जा रही हैं, अलोंग जा रही है, तो हमारे फ्लक्स के कंसेप्ट से बाहर चली गई, ठीक है। कैसे जा रही है, अलोंग। अलोंग जाने का मतलब हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, हमें कब मिलेगा, जब परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर जाने का मतलब इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्मल भी है, इसका मतलब कोस थीटा है वो सरफेस का नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है, लेकिन सरफेस का कौन सा कंसेप्ट है, नॉर्मल। ई साइन थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लेकिन सरफेस का कौन सा कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, ई कॉस ऑफ थीटा लेना है, क्लियर है। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, इन वेक्टर फॉर्म ई का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, ई कॉस ऑफ थीटा इनटू में ए, और इसी को हम ले लेते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रखना है, यहाँ जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब तक आपको सरफेस का नॉर्मल समझ नहीं आएगा तब तक कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत बार बच्चे ये कहते हैं, यहाँ से स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होती है और फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम कब होती है, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, जब कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला राइट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तब ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, वो ये कहते हैं ई और ए के बीच में है, ठीक है। अब वो ई और ए के बीच में एंगल कैसे हुआ, एरिया के बीच में नहीं, एरिया वेक्टर का एरिया के नॉर्मल के बीच में है, ठीक है। एरिया वेक्टर का जो हमने एरिया हमारे पास है ये, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, नॉर्मल है वो भी ये है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, मींस कॉस की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर कोस 0 हुआ तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, और अगर कॉस 90 हुआ तो फ्लक्स होगा मिनिमम, ठीक है। कोस 0 होने का मतलब, एक बार किसी बच्चे से मैंने पूछा, ये सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पे आप बताओ फील्ड लाइन फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। अगर हम फील्ड को ऐसे पास करेंगे फील्ड लाइन को, या ऐसे पास करेंगे। उसने फॉर्मूला लिखा ई ए कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल ठीक था। फिर उसने कहा मैम कोस थीटा जब 0 होगा उस टाइम पे जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा। मैंने कहा फॉर्मूला से तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, जब कोस थीटा 0 होता है तो फ्लक्स होता है ई ए, ये तो मैक्सिमम है, और जब यहाँ पे थीटा 90 लेते हो तो फ्लक्स आता है 0, ये मैक्सिमम और ये क्या है, मिनिमम। फिर कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा तुमने कैसे निकाला, बोली मैंने सरफेस से निकाला। उसने क्या किया, ये एरिया और ये फील्ड ऐसे पास कराया। उसने कहा मैडम अब एरिया और फील्ड के बीच में एंगल 0 है, यही तो गलती थी। हमने एरिया और फील्ड के बीच में नहीं लेना, हमने एरिया वेक्टर
और फील्ड के बीच में लेना है, एरिया वेक्टर के नॉर्मल और फील्ड के बीच में लेना है, तो नॉर्मल और फील्ड के बीच में फिर कितना एंगल था 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या आ गया मिनिमम और अदरवाइज फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम। क्लियर है, कर लोगे यहां तक, क्लियर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है तुम्हें, एरिया की यूनिट पता है क्या होती है, निकाल लोगे। फील्ड की क्या होती है बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम, एरिया और था साथ में जब फ्लक्स निकाला था ई क्या आ गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। क्वांटिटी कैसी है ध्यान दे दो दोबारा से, बार बार वेक्टर 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 करते आ रहे हैं हम। phi is equal to EA cos of theta, that is the dot product, कौन सा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का है तो क्या आता है रिजल्ट स्केलर, तो phi e is a स्केलर क्वांटिटी, phi e क्या है स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये था आपका यूनिट ऑफ फ्लक्स। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजी, बार बार निकाल चुके हैं हम, पहले फील्ड का निकाला है, एरिया का हमें पता है स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है, आपके पास एक क्यूब है, इस तरह से हर एक साइड आपको क्यूब की गिवन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है क्यूब का। अगर स्क्वायर है तो आपका रूम, क्लियर है, ए ए ए ए, ठीक है। वो ये कहता है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, एक क्यूब के 6 सरफेसेस बने, फर्स्ट फ्रंट है इसका, सेकेंड थर्ड इसकी बैक का सरफेस होगा, फोर्थ अपर सरफेस है वो फिफ्थ, और लोअर सरफेस है वो सिक्स्थ, ठीक है। कंडीशन इज दैट फील्ड में रखा हुआ है और जो फील्ड है वो अलोंग कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। जो फील्ड है वो आपका इस तरह से है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है ईच सरफेस का, हर एक सरफेस का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं फर्स्ट सरफेस का, ध्यान देना है जो हमने सरफेस कंसीडर किया है वो पहला काम है देखना है क्लोज्ड है या ओपन है। क्लोज सरफेस है, क्यूब है, 3D होगा तो कैसा होगा क्लोज सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेसेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम नॉर्मल से दिखाते हैं वो एक ही होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। फर्स्ट सरफेस का निकालते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है ये वाला, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस ये है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालो, phi1 इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा, cos थीटा कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो कितना आ जाएगा माइनस ई ए, राइट। नॉर्मल आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो फील्ड कितना आ गया माइनस ई ए phi1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आपके पास phi1 आ गया है माइनस ई ए, ठीक है। सेकेंड सरफेस पे चलते हैं, बिल्कुल सामने वाले पे, ये वाला सरफेस है सामने, फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगेन निकालो ई ए cos ऑफ थीटा, ई ए cos थीटा, थीटा कितना है ई और ए के बीच में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है एंगल कितना है 0, अगर यहाँ पे एंगल 0 है तो cos 0 1 phi2 की
की वैल्यू आ गई है ई ए। ठीक है, फर्स्ट सरफेस का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, थर्ड सरफेस में आते हैं 5 3। इजीली बताना चाहिए तो बता सकते हो। थर्ड सरफेस ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा, कहाँ होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहीं आपको इस तरह से मिलेगा। फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। cos 90 0। 5 3 की वैल्यू कितनी? 0। इसी तरह से फोर्थ सरफेस पे, यहाँ पे फोर्थ सरफेस का अगर पीछे वाला सरफेस है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहाँ होगा? एन कैप। क्लियर है? ये जो नॉर्मल हमने अप और डाउन दिखा रखे हैं, दोबारा से देख लो बेटा। 3D है, प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। ये नॉर्मल ऐसे है, ठीक है। ये सरफेस है हमारे पास, इसका नॉर्मल हमें ड्रॉ करना है, ऐसे है। तो ये वाला जो नॉर्मल हमने नीचे ड्रॉ किया ये कहाँ है? यहाँ है। इसी तरह से ये वाला नॉर्मल जो हमने फोर्थ सरफेस का, इसके पीछे वाले सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कहाँ होगा? इसके आउटवर्ड होगा। तो दोनों में एंगल तो कितना बनता है? 90 ही बनता है। तो 5 4 भी कितना आ जाएगा? 0। अब बच गया ऊपर वाला सरफेस, छत तुम्हारी, उसका नॉर्मल कहाँ होगा? आउटवर्ड। फील्ड कहाँ है? ये नॉर्मल इसके ऊपर, फील्ड कहाँ है? ये है। एंगल अगेन 90 डिग्री। 5 की वैल्यू 0, ठीक है। अब बच गया फर्स्ट, नॉर्मल कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। फील्ड कहाँ है? नॉर्मल ये है, फील्ड यहाँ है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। 5 6 भी कितना है? 0 डिग्री, सॉरी 0। अब देखो 5 1 माइनस ई ए जो नॉर्मल के ऑपोजिट फील्ड था, 5 2 पैरेलल में था, ई ए बाकी सरफेसेस चारों का कितना है? फ्लक्स 0, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता है ये, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। 6 सरफेसेस टोटल आपके पास क्यूब के हैं। 5 1 माइनस ई ए, 5 2 ई ए, 5 3 0, 5 4 भी 0, 5 5 भी 0, 5 6 भी 0। क्लियर है? फील्ड आप एक ही डायरेक्शन में लोगे, एक ही डायरेक्शन में लोगे तो किसी एक सरफेस के पैरेलल होगा और किसी एक के एंटी पैरेलल होगा। बाकी 4 सरफेसेस जो बच गए उनके परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स की जो कंडीशन है वो समथिंग लाइक दैट ऐसे होगी, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन बनाता है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्यूब या थ्रू ए क्यूब? टोटल फ्लक्स कितना होगा? सबको जोड़ना है। 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 5 एंड प्लस 5 6। ऐड कर दो, बहुत इजी सा है। 4 तो 0 है, ये भी 0, माइनस ए ए प्लस ए ए कितना आ गया? 0। तो ओवर ए क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है?